हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर 12th टॉपिक वाइज टेस्ट एंड दिस इज़ फिजिक्स पार्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप है और वर्टेक्स पर चार्जेस रखे गए हैं एंड दिस इज़ 3 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब और जो साइड लेंथ है दैट इज़ 1 मीटर और एक चार्ज रखा गया है सेंट्रॉइड पे और बोला जा रहा है कि सेंट्रॉइड पर कितना चार्ज रखें कि बाकी जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम पर हैं। तो सपोज करो यहाँ पर कुछ क्यू चार्ज रख रहे हैं, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा अवे डायरेक्शन में एंड ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा अवे डायरेक्शन में एंड इनका जो रिजल्टेंट आना चाहिए ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में आपका आना चाहिए रिजल्टेंट, दिस इज़ √3 टाइम्स एफ और ये जो चार्ज है ये इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए और ये फोर्स, ये जो भी होना चाहिए, सपोज करो दिस इज़ एफ डैश, ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल होना चाहिए, तभी इस चार्ज पर आपका जो नेट फोर्स आएगा वो 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। आपका ये जो क्यू चार्ज है ये नेगेटिव होना चाहिए, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, सपोज करो दिस डिस्टेंस इज ए, तो ये जो डिस्टेंस आता है दिस इज़ a डिवाइडेड बाई √3 और दिस इज़ a डिवाइडेड बाई √3। तो ये जो f डैश होना चाहिए दिस इज इक्वल्स टू द √3 टाइम्स f, दैट इज़ k q into this q, this is 3, that divided by a डिवाइडेड बाई √3 इसका स्क्वायर और ये बराबर होना चाहिए आपका √3 टाइम्स जो भी फोर्स है दैट इज़ k 3 into 3 दैट डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको q का वैल्यू मिलेगा और सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा दिस इज़ √3 कूलम्ब एंड अपने को पता है कि ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए तो एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, जो डाइपोल है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो सपोज करो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में एक डाइपोल रखा गया है और अपने को पता है कि अगर ये एंगल, सपोज करो दिस एंगल इज़ थीटा, अगर tan थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू अगर आपका √2 होता है तो जो फील्ड बनता है यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड ये ऐसा बनता है। मतलब अगर इधर आपका एक्स एक्सिस है एंड अगर ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगा ये डाइपोल के परपेंडिकुलर बनेगा इस वाले पॉइंट पर। अगर ये आपका एंगल tan थीटा का वैल्यू अगर √2 है तो ये परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बनता है, दैट मीन्स अलोंग द वाई एक्सिस बनता है। आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें कोऑर्डिनेट इसका इतना दिया गया है, दिस इज़ 1, √2, 0। तो आप देखोगे तो ये हो गया दिस इज़ 1 मीटर एंड ये हो गया दिस इज़ √2 मीटर। tan थीटा लिखोगे तो √2 आएगा, दैट मीन्स जो यहाँ पर फील्ड बनना चाहिए ये डाइपोल के परपेंडिकुलर हुआ, दैट इज़ अलोंग द वाई एक्सिस। तो आपका सेकंड आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला जा रहा है कि एक सेल है और इसके इनसाइड एक चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग शेल दैट इज़ विद इन द शेडेड रीजन इज़ 0। तो इनसाइड, शेल के इनसाइड जो होना चाहिए ऐसा, अगर इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज रखें तो यहाँ पर फील्ड इन सभी पॉइंट्स पर फील्ड 0 नहीं होगा, यहाँ पर फील्ड बन रहा होगा ऐसा कुछ। ठीक है, और ये कांस्टेंट भी नहीं होगा, ये वेरी कर रहा होगा, ऐसा फील्ड बन रहा होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा, इंड्यूस्ड हुआ होगा एंड बाहर साइड ये सब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा। तो इनसाइड द कंडक्टर इधर आपको फील्ड 0 होगा, बट ये वाला जो रीजन है इसमें फील्ड 0 नहीं होगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग शेल विद इन द शेडेड रीजन इज़ 0। तो विद इन द शेडेड रीजन इज़ 0, तो शेडेड रीजन इनसाइड 0 होगा।
second statement is electric field outside the cell points radially toward the center of the sphere. तो आउटसाइड ये नेगेटिव चार्ज है तो ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऐसा पॉइंट करेगा, तो ये भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। थर्ड इज फील्ड बिटवीन द चार्ज एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल इज कांस्टेंट। इनर सरफेस ऑफ द सेल एंड चार्ज एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल के बीच में बोला जा रहा है कि फील्ड कांस्टेंट है, तो इनसाइड फील्ड वेरी करेगा ना, ये डिपेंड करेगा आपका यहाँ से जो भी रेडियल डिस्टेंस है r, इस पर डिपेंड करेगा। तो आपका जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, दैट मीन्स आपका सेकंड वाला आंसर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। ऐसा, तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया, एक डाइलेक्ट्रिक इसमें, एक डाइलेक्ट्रिक इसमें है, दिस इज के एंड 2K, तो इसका C होना चाहिए, दैट इज K इंटू सी एंड दिस इज 2K इंटू सी। तो ये सीरीज में है, यहाँ से मिलना चाहिए K इंटू सी बाई 2, और ये पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, दिस इज 2K इंटू सी, और ये फाइनली आपका आना चाहिए दिस इज इक्वल्स टू द 4 टाइम्स C। ठीक है, तो यहाँ से C कैंसिल हो गया एंड K का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आना चाहिए दैट इज़ 8/5, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके बीच में ऐसे कंडक्टर रखा गया है, एक कंडक्टर रखा गया है और एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया है एंड दिस इज अगेन ऐसा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है एंड इधर ये नेगेटिव चार्ज है। तो अपने को पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ग्राफ देखो कैसा होना चाहिए, सपोज करो दिस इज़ पोटेंशियल एंड दिस इज x, तो यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज़ किया। अब इनसाइड द कंडक्टर जब मूव करेंगे तो यहाँ पर फील्ड 0 है, फील्ड अगर 0 है तो आपका जो पोटेंशियल होना चाहिए दैट इज़ कांस्टेंट, फिर उसके बाद अगेन जब आउटसाइड मूव करेंगे तो फिर से पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा ऐसा। ठीक है, ये दोनों स्लोप इक्वल होना चाहिए बिकॉज दोनों ये वैक्यूम में डिक्रीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद इधर चलेंगे तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर फील्ड 0 नहीं होगा, कुछ फील्ड होगा, बट यहाँ पर जो फील्ड होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का फील्ड कम होगा। तो अगर फील्ड कम है दैट मीन्स जो स्लोप होना चाहिए वो और कम होना चाहिए, बट डिक्रीज़ ही करेगा, तो ये अगेन डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आउटसाइड मूव करेंगे तो अगेन ये डिक्रीज़ करना चाहिए। और ये जो बाद वाला ये जो स्लोप दिख रहा है, ये जो बाद वाला स्लोप है, ये स्लोप एंड दिस स्लोप एंड दिस स्लोप, ये तीनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे और ये वाला जो स्लोप है इसका मैग्नीट्यूड इस वाले स्लोप से थोड़ा कम होगा। तो आपका ऐसा ग्राफ होना चाहिए, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इफ द चार्ज ऑन वन कैपेसिटर इज दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पर सपोज करो दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो जो इसमें फील्ड गिवन है, ये जो फील्ड होगा ये आपका दोनों प्लेट के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग फोर्स वगैरह लिखते हैं तो हम लोग एक प्लेट का फोर्स लिखते हैं कि एक प्लेट ने कितना, एक प्लेट का फील्ड लिखते हैं कि एक प्लेट ने कितना फील्ड बनाया और उस फील्ड ने नेक्स्ट वाले जो प्लेट पर चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगाया। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया गया है इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों प्लेट का होगा। तो एक प्लेट ने जो फील्ड बनाना है दैट इज़ E/2 एंड जो नेक्स्ट वाला प्लेट पर चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका फोर्स आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सब डाटा पुट करके देखो, दिस इज़ 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो भी चार्ज है, चार्ज इज़ 1 माइक्रोकूलम दैट इज़ 10⁻⁻6 इक्वल्स टू फोर्स। तो यहाँ से जो भी आना चाहिए वो आपका आंसर हुआ। ठीक है, दिस इज़ 0.05 न्यूटन इक्वल्स टू फोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Charge to supply this. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged capacitor of 2 microfarad.
देखो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि सपोज करो एक कैपेसिटर है एंड कैपेसिटेंस इज C1 एंड इसको V पोटेंशियल से चार्ज किया गया है। फिर बाद में किया जा रहा है कि इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जा रहा है पैरेलल में एक दूसरे कैपेसिटर से, और ये दूसरा वाला कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड था। तो अगर ऐसा है कि इसके पास पहले चार्ज था, इसके ये अनचार्ज्ड है, तो इसमें जो एनर्जी लॉस होता है आप उसको सॉल्व करना, तो आपका आएगा दिस इज़ हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डेराइव करना, सॉल्व करके देखना, तो इतना आता है, इतने एनर्जी का लॉस आता है। इसमें कंडीशन ये भी याद रखना कि इसको पहले चार्ज किया गया था और दूसरा वाला अनचार्ज था। इसको कितने पोटेंशियल से चार्ज किया गया, दैट इज़ V, और वहीं V यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे सब डाटा पुट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो दिस इज़ हाफ ऑफ, दिस इज़ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो 4 ये कैंसिल हो गया, दिस इंटू V इज़ 10 स्क्वायर दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 50, एंड आपका जो यूनिट होना चाहिए दिस इज़ माइक्रोजूल। ठीक है, बिकॉज माइक्रोफैराड था, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज रो। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज रेसिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट मीन्स रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है। तो अपने को पता है कि रेसिस्टेंस इज दिस इज रो लेंथ अपॉन एरिया, एंड इसको लिख सकते हैं रो लेंथ अपॉन एरिया। एरिया के यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, और ये लेंथ ऊपर चला जाना चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ऐसा आ रहा है। एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो रेसिस्टेंस इज 3 इक्वल्स टू रो लेंथ स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 3, तो सब ऐसा यूनिट में है। तो जो लेंथ का वैल्यू आ रहा है दिस इज 9 डिवाइडेड बाई रो अंडर रूट, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आना चाहिए 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ रो, ये आपका आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें एक कंडक्टर दिया गया है एंड इसका जो एरिया है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। द करेंट एट द क्रॉस सेक्शन P इक्वल्स द करेंट एट द क्रॉस सेक्शन Q। तो इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिस इज क्रॉस सेक्शन P एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन Q। तो करंट तो सेम ही होगा, पहला वाला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बट ये आंसर करेक्ट नहीं होगा बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज लेस देन एट Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जा रहा है कि P पर कम है। अपने को पता है कि करेंट पर यूनिट एरिया दैट इज कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट तो इसमें जो भी फ्लो कर रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो इक्वल ही होना चाहिए। तो करंट इक्वल है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, P वाले पॉइंट पर एरिया ज़्यादा है, दैट मीन्स करंट डेंसिटी कम होगा, दैट मीन्स फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो P पॉइंट पर लेस होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट इज रेट ऑफ हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम at P is greater than at Q. The rate of heat generation is that is power loss. तो this is I square R। ठीक है, अब I square R में देखो कैसे लिखोगे, this is I square resistance is rho length upon area। तो कोई भी एक स्मॉल लेंथ सेलेक्ट करके देखो, तो करंट का वैल्यू तो सेम ही होगा। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, दैट मीन्स जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, तो पावर लॉस कम होगा। तो P वाले पॉइंट पर जो पावर लॉस होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और इसमें लिखा गया है ग्रेटर। तो सेकंड वाला, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फोर्थ वाले में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट P इज लेस देन दैट ऑफ एट Q। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग फ्रॉम द बोथ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल। यहाँ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, वो इक्वल होगा, तभी तो करंट इक्वल होगा। इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस पास करेंगे तभी तो इक्वल चार्ज पास करेगा।
बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर एरिया ज़्यादा है लेकिन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया का वैल्यू जो होना चाहिए, एरिया से आप जब डिवाइड करोगे तो पी वाले पॉइंट पर लेस आ जाएगा। तो ये सही बोल रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, बट ये आंसर गलत होगा। बट आपका थर्ड वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो एक रॉड है एंड इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको v वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। सपोज करो कोई एक क्रॉस सेक्शन अगर सेलेक्ट किए तो dt टाइम में यहाँ से सपोज करो dx लेंथ ऑफ द रॉड ये मूव करेगा, तो dx विल बी इक्वल टू द v इंटू डी टी एंड अपना जो करंट होता है दैट इज़ dq बाई dt, तो dt इज़ लैम्डा इंटू dx इज़ v इंटू डी टी, दिस डिवाइडेड बाई dt, ये कैंसिल हुआ, दिस इज लैम्डा इंटू v, ठीक है। इतना करंट होगा बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द रॉड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ r सच दैट देयर इज नो करंट थ्रू द 30 वोल्ट बैटरी। तो एक ऐसा बैटरी है and this is resistance, and this is R, 20 ohm, 50 volt, 30 volt and 10 volt, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो करंट 30 वोल्ट से नहीं पास करना चाहिए। अगर करंट 30 वोल्ट से नहीं पास कर रहा है दैट मीन्स इधर से जो भी करंट चल रहा होगा ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से फिर ये लूप कंप्लीट करके वापस इसी ब्रांच में आ जा रहा होगा। इधर करंट नहीं जाना चाहिए। अगर इधर करंट नहीं जा रहा है तो आपका ये जो 30 वोल्ट है यहाँ पर तो जीरो ड्रॉप होगा, ये 30 वोल्ट है मतलब ये पूरा 30 वोल्ट हुआ, दैट मीन्स आर के क्रॉस जो पोटेंशियल होना चाहिए वो 30 वोल्ट होना चाहिए। अब R के क्रॉस पोटेंशियल देखो कैसे लिखेंगे, टोटल करंट इज 50 डिवाइडेड बाई इस लूप में 20 प्लस R, ये हो गया I इंटू आर, ये जो होना चाहिए दिस इज 30 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे R का वैल्यू तो आपको 30 मिलेगा, दिस इज 30 ओम। तो रेसिस्टेंस पता चल गया दैट इज 30 ओम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पावर डेवलप्ड अक्रॉस R, तो R के क्रॉस कितना पावर डेवलप होगा। ये 30 वोल्ट है, इसको भी 30 वोल्ट मिला है, तो जो पावर होना चाहिए पावर इज v स्क्वायर बाई R, सो दिस इज 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30, दिस इज 30 वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसमें देखो जो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये जहाँ पर भी रीडिंग दे रहा होगा दिस इज़ x, दिस इज़ L माइनस एक्स, और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लगा है दिस इज़ R, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है दैट इज़ x, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये जो रेशियो रहता है R डिवाइडेड बाई एक्स इज x डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स, ऐसा लिखते हैं। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि R डिवाइडेड बाई एक्स इज x, कैपिटल X डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका निगेटिव है, दैट मीन्स जब इसमें से करंट पास करेगा तो हीटिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस इसका कम होगा। अब इसका रेसिस्टेंस कम होगा तो आपको x का जो वैल्यू होना चाहिए कम होना चाहिए, मतलब ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पोटेंशियल अक्रॉस जो सेल है उसको मेजर किया जा रहा है। पोटेंशियल आप लिख सकते हो दिस इज EMF माइनस I इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ से आप बोल सकते हो दिस इज माइनस I माइनस R इंटू I प्लस E, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल। तो इसको कंपेयर करके देखो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी। आपका जो ग्राफ दिया गया है ये ग्राफ दिया गया है करंट एंड वोल्टेज का, वोल्टेज अक्रॉस सेल। तो ये आपका y हो गया एंड I आपका ये x हो गया। तो जो स्लोप आ रहा है दिस इज़ माइनस R, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस दैट इज स्लोप। तो इसमें जो स्लोप का वैल्यू दिख रहा है ग्राफ ऐसा है,
तो दिस वैल्यू इज़ y एंड दिस वैल्यू इज x। आप क्या करो कि नेगेटिव x एंगल लिख लो और इस एंगल का tan थीटा लिखेंगे तो जो स्लोप का वैल्यू होता है दिस इज माइनस ऑफ tan थीटा, तो दिस इज माइनस y डिवाइडेड बाई x और ये बराबर होना चाहिए माइनस r के यहाँ से, तो r का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज y डिवाइडेड बाई x। ये आपका हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में देखो क्या करना है कि सबसे पहले आप करंट कैलकुलेट करो। करंट इज डी क्यू बाई डी टी, तो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आना चाहिए 2 माइनस 16 इंटू टी। एंड आपको टोटल हीट जनरेटेड अगर कैलकुलेट करना है तो हीट जनरेटेड इज आई स्क्वायर आर डी टी, इसका इंटीग्रेशन जो भी टाइम गिवन है 0 से 1/8, ठीक है, 0 to 1/8। तो यहाँ से आपका आंसर बनना चाहिए, ये आई इसमें ला करके पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, voltmeter with resistance this is used to measure the EMF of a cell of internal resistance 4, the percentage error in reading of the voltmeter। voltmeter यूज किया जा रहा है डायरेक्टली टू मेजर द EMF। जैसे आप voltmeter कनेक्ट करोगे कुछ करंट फ्लो होने लगेगा तो एक्चुअल वैल्यू नहीं मेजर होगा। सपोज करो आपने ऐसा वोल्टमीटर लगाया अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस से वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस गिवन है दिस इज 500 ओम, सपोज करो दिस इज कैपिटल आर 500 ओम एंड आर का जो वैल्यू गिवन है दिस इज 4 ओम एंड ये EMF हो गया E, ठीक है। तो ये कितना रीडिंग लेना चाहिए, ये जो आपका वोल्ट मीटर है ये कितना रीडिंग देगा, तो रीडिंग इस जो भी है करंट, इसमें से जो भी करंट पास करेगा दैट आई इंटू कैपिटल आर इतना रीडिंग देगा, या फिर E माइनस आई आर भी लिख सकते हैं। तो चलो आई इंटू आर लिख देते हैं, यही आपका रीडिंग होगा, ये रीडिंग और ये रीडिंग इक्वल ही होगा। तो आई का वैल्यू इज E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर दैट इंटू आर, ये रीडिंग दिया, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू दे रहा है ये दिख रहा है कि EMF से कम है, R डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू ई, EMF से कम है और अपने को कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, तो इसमें कुछ एरर होगा, तो EMF से कम है, देखो परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, E माइनस वी कितना चेंज आया दैट डिवाइडेड बाई E इंटू 100, ये आपका आंसर होने वाला है। तो दिस इज E माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू ई और दिस डिवाइडेड बाई ई दैट इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आने वाला है ये आपका आंसर होने वाला है। तो ये ई सी कैंसिल हो गया, दिस इज आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू 100, तो दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 4 इंटू 100। तो ये 500 के रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर दो, तो 4 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 दैट इज़ 4/5 दैट इज 0.8, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये देख लो इसको आप एक बार, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है कि आपको पावर दिया गया है एंड सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, सेकेंड हीटर के लिए भी सेम डाटा दिया गया है और उसको बाद में सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज करो आपने पहले R1 कैलकुलेट किया, तो R1 इज़ V स्क्वायर दैट इज़ 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 300, V स्क्वायर बाई P इज़ R1, तो ये आपका आ रहा है 200 बाई 3 ओम। सिमिलरली R2 कैलकुलेट करो, R2 इज़ 200 इंटू 200 दैट इज़ V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P दैट इज़ 600, तो ये आपका आना चाहिए दिस इज, इससे ये कैंसिल हुआ, ये आपका होना चाहिए दिस इज 400, दिस इज 400 बाई 3, इसमें इसने आपको मल्टीप्लाई किया, दिस इज 200 बाई 3 ओम ऐसा, और बाद में बोला जा रहा है कि इनको आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है
और जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज़ 200 वोल्ट, ठीक है। तो अभी कितना पावर इसमें जनरेट होना चाहिए, तो R1 R2 इन दोनों को ऐड कर दो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। तो R1 प्लस R2 इस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, दैट इज 600 डिवाइडेड बाई 3, 200 ओम। एंड जो नेट पावर होना चाहिए ये आपका होना चाहिए टोटल मिल करके कितना पावर देंगे, तो R इक्विवेलेंट से कैलकुलेट कर लो। V अप्लाइड इज 200 स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज 200। आपका आंसर कितना आ रहा है, दिस इज 200 वॉट। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 चलो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो सी डैश है वायर वो मैग्नेटिक फील्ड 0 बनाएगा, जो सी डैश वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड 0 बनाएगा, बिकॉज उसी के एक्सिस पर है ना। ठीक है, ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड 0 बनाएगा, ये भी वायर मैग्नेटिक फील्ड 0 बनाएगा। एंड ये जो वायर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो वायर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए इनटू द प्लेन। तो इन दोनों वायर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला वायर बना रहा है बाहर की तरफ, और ये वाला जो वायर है ये इनटू द प्लेन बना रहा है। इसको आप ऐसे देखोगे, सेंस इनटू द प्लेन बना रहा है। और ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, करंट भी इक्वल है, तो ये दोनों मिल करके 0 बनाएगा। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए, दिस इज आइडियल क्रॉस, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। और ये वाला जो है ये भी बाहर की तरफ बनाएगा, तो ये सेमी इनफाइनाइट इन्हीं दोनों के करस्पॉन्डिंग जो भी आएगा उसी को ऐड कर दो, ठीक है। एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, इसका कैंसिल हो गया, और ये तो 0 बना रहे थे बिकॉज उनके एक्सिस पर था। तो आपका आंसर होने वाला है μ0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर, ये एक वायर के कारण हुआ, दैट इंटू 2, ठीक है। ये आपका आंसर होने वाला है थर्ड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें आप देखोगे इनसाइड आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए पाथ चार्ज का। क्वेश्चन नंबर 19। में देखो जो ससेप्टिबिलिटी होना चाहिए उसे बोलते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज ससेप्टिबिलिटी 1 डिवाइडेड बाई ससेप्टिबिलिटी 2, ये आपका बराबर होना चाहिए T2 डिवाइडेड बाई T1 के। एंड T2 इज़ 77 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको जाना चाहिए 350 केल्विन, एंड दैट डिवाइडेड बाई जो T1 था दैट इज़ 27, दैट मीन्स 300 केल्विन। तो इससे देखो ये कितना आ रहा है, ये कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करो, दिस इज 7/6। तो जो ससेप्टिबिलिटी 2 होना चाहिए, दिस इज 6 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स ससेप्टिबिलिटी 1। और यहाँ पर जब डाटा पुट करेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ, कितना डाटा था इसमें, दिस इज 6/7 इंटू दिस इज माइनस ऑफ 0.123 ऐसा 30। ये 7 से 7 कैंसिल होना चाहिए, दिस इज माइनस ऑफ 0.0006। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया। इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन है बट इसमें दिया हुआ है 4 0 ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 3 ही डेसिमल होना चाहिए। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 19, ये आपका बोनस होगा, 19 क्वेश्चन इज बोनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इंड्यूस्ड EMF। तो एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर एक ऐसे लूप है और इसको इधर मूव कराया जा रहा है v स्पीड से। तो ये जो वायर है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इधर भी बनाएगा इनटू द प्लेन, इधर भी बनाएगा इनटू प्लेन। और ये जो वायर है ये अपने लेंथ के लॉन्ग मूव करेगा, तो इसमें EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। एंड ये जो वायर है ये भी अपने लेंथ के क्रॉस मूव करेगा, लेंथ के लॉन्ग, तो इसमें भी EMF इंड्यूस्ड 0 होगा।
यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन एंड वेलोसिटी इधर है, तो V क्रॉस B इधर आना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें जो होना चाहिए आपका ये वाला जो वायर है इसके पास भी वेलोसिटी इधर होगा एंड इसमें भी इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ज़्यादा बनना चाहिए, यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कम बनना चाहिए। लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे लूप में, जब लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज जैसे भी आप इसमें लूप में घूम करके देखो तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। इसमें सपोज करो E1 जनरेट हुआ और इसमें सपोज करो E2 जनरेट हुआ, और यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज x और इसका वैल्यू है 1 मीटर, x = 1 मीटर। तो जो E1 का वैल्यू होगा E1 इज़ B1 इंटू लेंथ इज़ 0.5 एंड जो E2 का वैल्यू होगा दिस इज़ B2 इंटू लेंथ, ऐसा। तो आपका जो E नेट होना चाहिए दैट इज़ E1 माइनस E2 दैट इज़ B1 माइनस B2 इंटू लेंथ, ठीक है। अब इसमें सब डाटा पुट करके देखना कि यहाँ से 1 मीटर पर B1 है कितना होना चाहिए, यहाँ से 2 मीटर पर B2 है कितना होना चाहिए, एंड उसमें सब डाटा पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहाँ से आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में पूछा जा रहा है आपसे कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट, मतलब जो भी करंट दिया गया है उसका RMS वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको याद रखो कि अगर करंट के लिए ऐसा एक्सप्रेशन है I0 या फिर I1 I2 बोल लो, दिस इज़ I1 sin ओमेगा t, तो ये आपका AC पार्ट हुआ, ये आपका DC पार्ट हुआ। तो इसके लिए जो RMS का जो वैल्यू आता है दिस इज़ जो भी DC वाला करंट है स्क्वायर प्लस इसका जो AC वाला करंट होगा दैट इज़ I1 डिवाइडेड बाई √2 इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट, ठीक है। ये आपका आंसर होने वाला है। दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई और √2 इसका स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट ऑफ 18, दिस इज 3√2। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। चलो, तो आपने AC पढ़ा होगा। इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज इज दिस एंड द इंडक्टेंस इज दिस, द रेसिस्टेंस इन द सर्किट, पावर फैक्टर इज़ 1/3। पावर फैक्टर आपका होता है cos थीटा, तो cos थीटा इज़ 1/3 और अपने को पता है cos थीटा इज़ R डिवाइडेड बाई Z। तो यहाँ से जो Z का वैल्यू आना चाहिए दिस इज़ 3 टाइम्स R, और Z हम लोग लिखते हैं अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दिस इज़ 3 टाइम्स R। तो जो XL का वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 9 - 1 8R स्क्वायर, XL का स्क्वायर। और जो XL का वैल्यू होना चाहिए XL इज़ √8 टाइम्स R, ठीक है। और XL का वैल्यू होता है L ओमेगा, तो दिस इज़ इंडक्टेंस इज़ √8 दिस डिवाइडेड बाई पाई, ये आपका इंडक्टेंस हो गया, इंटू ओमेगा। ओमेगा आपका जो इक्वेशन दिया गया है वोल्टेज के लिए वहाँ से लिख लेंगे दैट इज़ 100 पाई, तो दिस इज़ 100 पाई इक्वल्स टू √8 टाइम्स R। ये √8 और √8 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, R का वैल्यू इज़ 102। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ये आपका था 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में आपको इनपुट पावर दिया गया है, मतलब इनपुट वोल्टेज एंड करंट दिया गया है, आउटपुट वोल्टेज दिया गया है, आउटपुट करंट पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है 50% का लॉस है। 50% का अगर लॉस हुआ तो 50% बचा होगा, और दैट मीन्स जो पावर आउटपुट होना चाहिए दैट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट इंटू 100, ये आपका होना चाहिए 50%। तो जो भी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है दैट इनटू जो भी पोटेंशियल होगा दिस इज़ 2000 डिवाइडेड बाई पहले जो करंट था दिस इज़ 10 एम्पियर इंटू वोल्टेज इज़ 100 वोल्ट इंटू 100, इसका जो वैल्यू है दिस इज़ 50। तो यहाँ से आप सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगा उसे कैलकुलेट करो, दिस इज़ 0.25 एम्पियर,
ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पता होगा कि जो सोर्स वोल्टेज रहता है, सोर्स वोल्टेज इज गिवन बाय इंडक्टर वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें सब डाटा पुट करके देखो। दिस इज इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इज 80 माइनस 40 कैपेसिटर के क्रॉस, इसका स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर अंडर रूट। इसे सॉल्व करोगे आप तो दिस इज 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये सब आरएमएस वैल्यू दिया गया है, तो आपको सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पता चलेगा। और सेम थिंग इज़ ट्रू फॉर पीक वैल्यू। अगर पीक वैल्यू दिया रहता तो पीक वैल्यू पता चलता। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25. Concave mirror has focal length 20 cm, distance between the 2 points, 2 positions of object for which the image size is double of the object size. तो अगर कॉन्केव मिरर है तो अपने को पता है कि अगर मैग्नीफाइड अगर इमेज बनाना है, इनलार्ज्ड इमेज बनाना है, तो इसको आप रख सकते हो फोकस एंड सेंटर के बीच में। इधर कहीं इमेज बनेगा मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, इधर भी कहीं रख सकते हो फोकस एंड पोल के बीच में, इधर कहीं बनेगा मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। तो एक बार आपका मैग्नीफिकेशन +2 हो सकता है, एक बार मैग्नीफिकेशन आपका -2 हो सकता है। तो मैग्नीफिकेशन इस जब हम लोग +2 रखेंगे तो f डिवाइडेड बाई दिस इज f माइनस यू, ये बराबर होना चाहिए +2 के। तो यहाँ सॉल्व करो, f इक्वल्स टू f माइनस 2f माइनस 2u। तो यहाँ से 2u का वैल्यू आ रहा है f, दैट मीन्स जो u का वैल्यू है दिस इज f बाई 2। तो दिस इज -20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -10 सेंटीमीटर। मतलब मिरर से 10 सेंटीमीटर पे इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ये प्लस वाला है, मतलब ये होगा फोकल लेंथ बाई 2 यहाँ बीच में रखे होंगे एंड वर्चुअल बना होगा। अब एक बार ऐसे पुट करेंगे, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू इज़ -2, तो f डिवाइडेड बाई f माइनस यू इज़ दिस इज़ -2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू इज़ -2f प्लस 2u एंड दिस इज़ 3f, u का वैल्यू इज़ 3f बाई 2। तो दिस इज़ 3/2 इंटू -20, दिस इज़ -30। ठीक है, तो एक पोजीशन आ रहा है -30, एक पोजीशन आ रहा है -10, मतलब दोनों पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ ray of light enters a medium of refractive index this एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें पहला वाला जो मीडियम था बताया नहीं, तो हम लोग अपने से एज्यूम कर लेंगे कि जो पहले मीडियम रहा होगा वो एयर रहा होगा, और एयर से जब किसी मीडियम में गया तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन एंगल इज़ हाफ ऑफ इंसिडेंट एंगल। जैसे सपोज करो इंसिडेंट एंगल इज़ 2 थीटा, रिफ्रैक्टेड एंगल इज़ थीटा। चलो इसमें लिख करके देखो, दिस इज़ म्यू, तो 1 इंटू साइन 2 थीटा इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू इज 5/3 इंटू साइन थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज 5/3 टाइम्स साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसिल हुआ, 2 को उधर लेकर के जाएंगे, एंड कॉस थीटा इज 5/6, दैट मीन्स थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 5/6। एंड आपका जो आई का वैल्यू होना चाहिए, आई इज़ 2 थीटा, दैट मीन्स 2 इंटू ये जो भी है दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 5/6। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, वाटर इज हाफ फिल्ड। चलो ये सपोज करो दिस इज कंटेनर, एंड इसमें जो वाटर है ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड है। दिस इज़ 1 मीटर एंड ये भी 1 मीटर है, एंड यहाँ से देखा जा रहा है
ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट रे चलेगा ये आई के पास तक चलना चाहिए। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले लाइट रे 1 मीटर चला, 1 डिवाइडेड बाई जिस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चला दैट इज़ 2.5 इंटू जहाँ से देखा जा रहा है AR दैट इज़ 1 प्लस फिर यहाँ से जब लाइट रे चलेगा तो 1 मीटर चला डिवाइडेड बाई 1 AR से देखा जा रहा है इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस आ रहा है। ये फॉर्मूला आपका देता है कि आई से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका आ रहा है दिस इज़ 0.4 प्लस 1 दिस इज़ 1.4 मीटर। तो इसको दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्लोर है ये यहाँ पर है, इसको दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्लोर है यहाँ पर है, मतलब ये जो डेप्थ दिखाई दे रहा होगा कंटेनर का दैट इज़ 1.4 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर जो डी लिखते हैं ये आई से डिस्टेंस होता है कि आई से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो फ्लोर का इमेज यहाँ पर बन रहा है, इसको दिखाई दे रहा होगा कि 1.4 मीटर डिस्टेंस पे जो फ्लोर है वो है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अगर इसको ग्रेस करना है तो यहाँ से जब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा तो ये आपका थीटा सी होना चाहिए। एंड यहाँ से जब ये लाइट रे पहुँचा यहाँ पे और ये सपोज करो कि कुछ थीटा एंगल पर चला गया, ये एंगल अपने को पता है कि दिस इज़ 90, ए का वैल्यू 90 हो गया, R1 इज़ थीटा सी। तो ये जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज़ 90 माइनस थीटा सी, ए माइनस R1। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लिख देंगे, दिस इज़ म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी, और ये बराबर होना चाहिए 1 इंटू साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा से इज कॉस थीटा सी, एंड म्यू का वैल्यू इज़ 1 बाई साइन थीटा सी, और ये बराबर होना चाहिए साइन थीटा के। दैट मीन्स कॉस थीटा सी डिवाइडेड बाई साइन थीटा सी इज कॉट थीटा सी, और ये बराबर होना चाहिए आपका साइन थीटा के। ऐसा ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन सेकंड वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में सेटअप दिया गया है ना, और पहले ये जो मिरर है आपका, ये जो मिरर है यहाँ पर जो लाइट रे आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा है। तो लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये फाइनली कहाँ पे कन्वर्ट्स करना चाहिए। अगर ये लाइट रे इन्फिनिटी पर आ रहा है तो इसके फोकस पे जाना चाहिए, इसका जो भी फोकस होगा। और यहाँ पर एक और मिरर रखा हुआ है, चलो इसका फोकस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 200 मिलीमीटर, तो इसका फोकस होना चाहिए आपका 100 मिलीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए 100 मिलीमीटर पर होना चाहिए, यहाँ से 100 मिलीमीटर पे। और ये जो इनके बीच में डिस्टेंस दिया गया था दिस इज़ 20 मिलीमीटर। तो ये जो बचता है डिस्टेंस ये आपका बचता है 80 मिलीमीटर, ठीक है। और इसके लिए जो फोकल लेंथ है इस वाले मिरर के लिए दैट इज़ 100 मिलीमीटर आपका रेडियस दिया गया है, तो इसके लिए फोकल लेंथ इज़ 50 मिलीमीटर। अब इसी डायरेक्शन में लाइट रे मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज के लिए अपने पास जो फार्मूला होगा UF डिवाइडेड बाई U माइनस एफ। तो U का वैल्यू इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ 80, दिस इंटू फोकल लेंथ इज़ 50, दैट डिवाइडेड बाई 80 माइनस 50। तो जो सेकंड वाला मिरर है उससे इतना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, दैट इज़ 40, दैट डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। यहाँ सॉल्व करके देखो, इससे कैंसिल हुआ, दिस इज़ 1, 3 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 3.33 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सेकेंड वाले मिरर से इमेज बनना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स लेफ्ट साइड ही बनना चाहिए। चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Question number 30. Magnification produced by the compound microscope when the final image is produced at infinity. तो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर है तो मैग्निफिकेशन इज दिस इज VO डिवाइडेड बाई UO, दैट इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय द आई पीस दैट इज D डिवाइडेड बाई FE।
बिकॉज इन्फिनिटी पर बन रहा है ना, तो यू ई का वैल्यू इज़ एफ ई। अब वी ओ बाई यू ओ को अपने अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, वी ओ बाई यू ओ को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, वी ओ माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ओ, दिस इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ ई। ठीक है, आपका जो फर्स्ट वाला लेंस होना चाहिए, जो फर्स्ट वाला लेंस है एंड ये जो सेकंड लेंस है ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, इनके बीच में जो भी ट्यूब लेंथ दिया गया है, यहाँ से जितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा उसको बोलेंगे वी ओ, और ये वैल्यू है आपका दिस इज़ एफ ई, बिकॉज ये जो इमेज बना है इसके फोकस पे बनना चाहिए ताकि इन्फिनिटी पर इमेज बने। अब इसमें आप डाटा पुट करो। ठीक है, अगर आप ट्यूब लेंथ इसमें कंसिडर करते हो, ट्यूब लेंथ इज़ 30 सेंटीमीटर, तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो 30 में से 4 दिया गया है आई पीस, तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वी ओ का वैल्यू कितना होना चाहिए, 26। तो वी ओ इज़ 26, दिस माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आ रहा है ये 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज़ 8 इंटू 3, तो ये आपका आना चाहिए 75, इतना मैग्नीफिकेशन। ठीक है, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। तो ये एक प्रोसेस हुआ आपका सॉल्व करने का, ऐसा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। एक देखो कुछ बुक में ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो इसका जो फर्स्ट फोकस है, फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस एंड सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। इसको भी थोड़ा सा याद रखना है ना, कि कुछ बुक में ऐसे लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो सेकंड फोकस है एंड आई पीस का जो फर्स्ट फोकस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो अगर इसको अगर ट्यूब लेंथ बोलोगे तो आप वी ओ में से एफ ओ घटा दो तो ट्यूब लेंथ हो जाना चाहिए। वी ओ में से एफ ओ घटाओगे तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा, दैट इज़ ट्यूब लेंथ डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ ई। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो दिस इज़ 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये देख लो कितना आना चाहिए, 15 को फिर इसमें मल्टीप्लाई करो 25 में, दिस इज़ 375 दैट डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से आपका जो भी आंसर आना चाहिए 93.75, ये मैग्नीफिकेशन। तो ये मैच कर रहा है, ये कोई एक मैच कर रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा रेयरली होगा कि दोनों ऑप्शन दिए गिवन है, ये भी प्रोसेस से गिवन है, ये भी प्रोसेस से गिवन है। एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है उसमें इससे सॉल्व किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। चलो, प्लेनो कॉन्वेक्स फिट एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉनकेव, दैट मीन्स रेडियस, जो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अच्छा, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसे लिखते हैं, दिस इज़ r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, तो ये आपका होना चाहिए r डिवाइडेड बाई n माइनस 1 f1। एंड प्लेनो कॉनकेव के लिए कैसे लिखते हैं, दिस इज़ माइनस ऑफ r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, तो दिस इज़ माइनस ऑफ r डिवाइडेड बाई 3n बाई 2 माइनस 1, तो ये आपका होना चाहिए माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3n माइनस 2। ठीक है, एंड जो पावर होना चाहिए कॉम्बिनेशन के लिए, पावर इक्वलेंट इज़ 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, दैट इज़ p1 प्लस p2, तो 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, तो ये होना चाहिए n माइनस 1 बाई r प्लस 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2r। इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर आना चाहिए जो भी है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो 2n माइनस 3n, ये माइनस इधर आएगा, 2n माइनस 3n इज़ माइनस n एंड माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, दिस डिवाइडेड बाई 2r। तो फाइनली जो पावर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड देख लो एंड डिवाइडेड बाई 2r, वो आपका हो गया सेकेंड वाला आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा of wavelength this coincide with the first secondary maxima of wavelength this, the value of the lambda। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है
कि आपका जो सेंट्रल बनता है ये मैक्सिमा, इसका विड्थ ज़्यादा होता है, बाकी सभी मैक्सिमा का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है ये आपका 2 टाइम्स बीटा होता है, दैट मीन्स 2 टाइम्स बीटा। और ये जो वैल्यू होता है आपका ये बीटा होता है, जहाँ पर बीटा का जो वैल्यू होता है दिस इज लैम्डा डी डिवाइडेड बाई एज जो सिंगल स्लिट है उसका विड्थ कितना है। इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये आपका हो गया फर्स्ट मिनिमा, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, बीटा डिस्टेंस ऊपर है, ये टोटल 2 बीटा है ना, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो आपका बीटा होगा। तो दिस इज़ लैम्डा 660 नैनोमीटर, तो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए ये बराबर होना चाहिए आपका, इसमें ये जो मैक्सिमा बन रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये आपका सेंट्रल हो गया सेकेंडरी हो गया, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ बीटा प्लस बीटा बाई 2, मतलब 3/2 टाइम्स बीटा, तो दिस इज़ लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए। तो डी बाई ए कैंसिल हुआ एंड लैम्डा का वैल्यू इस ये 2 इधर जाना चाहिए, 3 डिनोमीटर में आना चाहिए, दिस इज़ 440 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 ये जो ब्रेविस्टर एंगल होता है वहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, फिर सी को डिवाइड कर देंगे म्यू से, वहाँ से आंसर मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 में देख लो, यहाँ पर जो निकोल प्रिज्म है ये पोलराइज़र का काम करता है ना, तो पोलराइज़र के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री, तो फर्स्ट पोलराइज़र जो होगा वो इंटेंसिटी को हाफ कर देगा I0/2 एंड सेकेंड पोलराइज़र जो होगा वो cos स्क्वायर 60 डिग्री कर देगा, इतने का फैक्टर ला देगा। तो ये फाइनली होना चाहिए दिस डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटेंसिटी दैट इंटू 100, ये आपका परसेंटेज जो भी आ जाना चाहिए। दिस इज cos 60 डिग्री इज 1/2, तो 100 डिवाइडेड बाई 8, 100 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 12.5, इतना परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 35। परफॉर्म इन द लिक्विड देन 35th ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड lies where 28th dark fringe in vacuum। 35, तो 28th डार्क फ्रिंज इन वैक्यूम मतलब 28, दिस इज 2 इंटू 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, नो दिस इज 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीटा दैट इज लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, और ये बराबर होना चाहिए, वहीं पर बन रहा है 35 डार्क फ्रिंज, तो 35 डार्क फ्रिंज मतलब कि 35 दिस इंटू नया वाला लैम्डा दैट इज लैम्डा बाई म्यू, दिस इंटू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके देख लो, तो जो ये लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी ये कैंसिल हो गया, म्यू का वैल्यू इज 2 इंटू 35 दैट इज 70 दैट डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको सेपरेट करो, दिस इज 2 इंटू 8 दैट इज 6 माइनस 1 5 एंड दिस इज 2 इंटू 2 4 प्लस 1 4 प्लस 1 दैट इज़ 5, ये आपका आंसर हो गया। इसको और सॉल्व कर सकते हो, दिस इज़ 14/11, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में देख लो क्या बोला जा रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इवन फॉर मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो बोलना ही चाह रहा है कि डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के पास, हालांकि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उन सब के पास सेम एनर्जी है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम वेवलेंथ या फिर सेम फ्रिक्वेंसी, तो अलग अलग हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी अचीव होगा वो सरफेस से निकलते समय हो सकता है किसी के पास ज़्यादा एनर्जी रहे, किसी के पास कम एनर्जी रहे। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है आपका। सेकेंड इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विदाउट डिले वंस द इंसिडेंट लाइट रीचेज द सरफेस ऑफ द इमीटर। ठीक है, तो बहुत टाइम नहीं लैग करता है ना, वो इंस्टेंटली
जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाता है, ये भी ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन अ इमीटर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंक्रीज्ड वाइल कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट। फ्रिक्वेंसी चेंज किया जा रहा है, इंटेंसिटी चेंज नहीं किया जा रहा है। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड इंक्रीज होगा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में देखो क्या बोला जा रहा है। चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस एट t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी v0। तो इसको y डायरेक्शन में फेंका जा रहा है v0 स्पीड से, और x डायरेक्शन में इसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब आप इसमें वेलोसिटी लिखोगे किसी t टाइम पे, तो y डायरेक्शन में तो इसके पास v0 स्पीड होगा, ये x डायरेक्शन में स्पीड होगा। जो भी इस पर चार्ज है इनटू फील्ड, ये इतना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन हुआ इनटू t, उतना अचीव करेगा x डायरेक्शन में। तो जो स्पीड होना चाहिए किसी भी t टाइम पे दैट इज़ v0 स्क्वायर प्लस q टाइम्स e डिवाइडेड बाई m इंटू टी इसका स्क्वायर, ये किसी भी टाइम पर स्पीड होना चाहिए। और बोला जा रहा है कि जो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियली इज h डिवाइडेड बाई m इंटू v0, और इसका हाफ हो जाए किसी t टाइम पे, तो t टाइम पर h डिवाइडेड बाई m इंटू v। तो h डिवाइडेड बाई m कैंसिल हो गया, और v का वैल्यू इज़ 2v0 ना। तो ये कितने टाइम पर 2v0 स्पीड होगा, इसको ला करके इसमें पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे t के लिए। आपका थर्ड वाला ऑप्शन मैच करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में देख लो, रेडियस ना, एटम इज रेस्ड फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब आर का वैल्यू बड़ा होगा, आर का वैल्यू बड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी घट गया होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया होगा, बिकॉज माइनस साइन रहता है पोटेंशियल एनर्जी में, और आपका मैग्नीट्यूड घटेगा, मैग्नीट्यूड घटना विथ नेगेटिव साइन इज इंक्रीज करना। चलो इतना हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, आप उसको डिफ्रेंशिएट करो तो फोर्स आएगा। तो उसको डिफ्रेंशिएट करो तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2r। तो ये फोर्स आया, इसको इक्वेट कर दो एम वी स्क्वायर बाई आर से। तो ये m से m कैंसिल हुआ एंड 2 से 2 कैंसिल हुआ, और v स्क्वायर का वैल्यू इज b इंटू आर। तो जो v का वैल्यू आ रहा है b इंटू आर। क्वांटाइजेशन से लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम एम बी आर, दिस इज एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो v का वैल्यू इज b इंटू आर, एम b इंटू आर, दिस इंटू आर इज एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अपने को यहाँ से दिख रहा है कि आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एन। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपका 39 क्वेश्चन बोनस होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 इज बोनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इसके लिए कितना होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी दिया है 28 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज 4, तो ये आपका आ रहा है 7, ठीक है। और लिथियम के लिए गिवन है बाइंडिंग एनर्जी इज 52 दैट डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपका आना चाहिए, इसको डिवाइड करके देखो 49 7 3 30 दैट इज़ 4 28 एंड 3, ऐसा कुछ आना चाहिए। नाउ कार्बन के लिए बाइंडिंग एनर्जी इज 90 एंड पर न्यूक्लियन दैट इज़ 12, और इसे सॉल्व करके देखो तो ये आपका आना चाहिए 6 से कैंसिल करो 2 15 दैट इज़ 7.5 एंड लास्ट वन इज़ नाइट्रोजन। तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज दैट इज़ 98 डिवाइडेड बाई 14।
इसको कैंसिल किए तो आपका ये 7 आया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके लिए सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो कार्बन जो होगा आपका वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है कि कोई एक एलिमेंट है और एट रेस्ट डिकेज इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, द डॉटर न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इज दिस। देखो कुछ बातें याद रखो कि अगर ये रेस्ट पर है और कुछ अल्फ़ा वगैरह इमिट किया तो जो एक डॉटर बनेगा न्यूक्लियस प्लस अल्फ़ा, तो जो भी क्यू वैल्यू रिएक्शन रहता है वो इनके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। हाँ, तो इनका जो मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम पहले भी नेट मोमेंटम 0 था, बाद में भी नेट मोमेंटम 0 होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्यू वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ से सब कुछ डिराइव करते हैं। इसका जैसे मास नंबर आप लिखोगे, इसका मास नंबर इज़ 4 एंड इसका मास नंबर आपका होना चाहिए A-4। ठीक है, चलो अच्छा मैं रिलेशन लिख दे रहा हूँ, आप उसको अपने से देखना, कैलकुलेट करके देखना। सपोज करो कि इसके पास अगर मोमेंटम इधर है P, तो इसके पास मोमेंटम जो होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और P ही मोमेंटम होना चाहिए, तभी तो इस पर नेट मोमेंटम 0 आएगा। अब देखो एनर्जी लिख रहे हैं, तो Q वैल्यू इज़ टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी चलो इसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, p² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स इसका मास। तो मास इसके पास कितना है, मास नंबर A-4, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, दिस प्लस p² बाई 2 टाइम्स इसके पास मास नंबर कितना है 4, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे तो ऑलमोस्ट मान लिया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो 4 न्यूक्लियॉन्स है तो इतना मास होना चाहिए। ये आपका बन रहा है काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें जो एनर्जी दिया गया है आपका, इसका डॉटर का एनर्जी दिया गया है, दैट मीन्स ये वाला जो एनर्जी है ये गिवन है, ये वाला एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस ये गिवन है। तो आप क्या करो, p² बाई 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, इसका जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू है इसको इससे इक्वेट करा दो, p² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन का जो वैल्यू है इसके टर्म्स में उसको ला करके वापस इसमें एंड इसमें पुट कर दो एंड सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ बोल रहे हैं, p² बाई 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन दिस इज इक्वल्स टू A-4 टाइम्स एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसमें ला करके पुट कर दो, ये तो तुम्हारा इतना ही हो जाएगा, p² बाई 2 टाइम्स m, इसका वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट कर दो एंड सॉल्व करेंगे। फाइनली देखो तुम्हारा जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कैसा होने वाला है, Q वैल्यू विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस लिख रहे हो तो जो पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स था A डिवाइडेड बाई डॉटर न्यूक्लियस के बाद जो बच रहा है दैट इज़ अल्फ़ा, ऐसा। या तो इसी को ऐसे इसके इक्वेट कर दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो भी अल्फ़ा बन रहा है दिस इनटू A जो पहले था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा का लिख दिए, अल्फ़ा के अलावा जो बचा है दैट इज़ A-4। ठीक है, अब इसमें से देख लो ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा इसके लिए, अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। तो आपको ये वैल्यू गिवन है, दिस इज़ गिवन, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज, इसे पूछा जा रहा है, Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज 0.6 दैट इंटू 230 डिवाइडेड बाई दिस इज़ 4। ठीक है, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आना चाहिए 34.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये हाफ रेक्टिफाई करेगा, ठीक है, और जो पहले इनपुट सिग्नल था ये ऐसा होना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42, आपका जो इनपुट सिग्नल है दैट इज़ ऐसा, और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि एक साइकिल को रेक्टिफाई करेगा दूसरे को छोड़ देगा, ऐसा। ठीक है, तो एक साइकिल के लिए जो इसमें आपका फ्रिक्वेंसी या टाइम पीरियड है वो सब उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा।
ये हुआ एक साइकिल, फिर ये नेक्स्ट साइकिल, उतना ही आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा। आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसमें 2 टाइम्स एरिया आता है जो भी है, उसको इंटीग्रेट करेंगे जब स्क्वायर करके, तो इसमें आपका आता है v/√2, इसमें आपका आता है v/2, तो आरएमएस वैल्यू इज v/2 एंड फ्रीक्वेंसी उतना ही रह जाएगा। तो 42 का आपका आंसर हो जाना चाहिए सेकंड वाला। 43 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, उसको देख लो एनसीईआरटी से, ठीक है। एंड जो 44 है ये फोटो डायोड पर बेस्ड है। फोटो डायोड जो होता है आपका दिस इज PN एंड इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट किए रहते हैं। याद रखो फोटो डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर होगा इससे और इंक्रीज़ करके रखेगा, ठीक है। और इसमें जो भी फोटॉन्स वगैरह आते हैं, जो भी लाइट रे वगैरह आते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को हटा करके कंडक्शन में ला देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो एक एक्स्ट्रा करंट यहाँ पर डिटेक्ट होता है। यहाँ पर अमीटर वगैरह लगाए रहते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा करंट डिटेक्ट होगा, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो फोटॉन्स आ रहा है उसका वेवलेंथ वगैरह कितना है। तो अपने को बस ये कैलकुलेशन करना है कि वो वेवलेंथ जो इतना एनर्जी प्रोवाइड कर पाए ना, ताकि जो बैंड गैप है उसे क्रॉस करके जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। मतलब आपका जो आंसर होने वाला है दैट इज़ 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, दैट डिवाइडेड बाई जो भी है इसमें, दिस इज़ 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, दिस इज़ 3200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 अपने से देख लोगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट रहा होगा तो उसको वापस पूछ सकते हैं, एंड इसको सब रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू।